बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, क्या बाबर आजम की साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में वापसी होने जा रही है? इस हवाले से लेटेस्ट अपडेट आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में मैं शेयर करने जा रहा हूं। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि मोहम्मद रिजवान भी क्या कंसीडर हो रहे हैं T20 के लिए, इस हवाले से भी बात करेंगे। और फिर आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू, और वो है कप्तानी का। मोहम्मद रिजवान की ओडीआई में कप्तानी, क्या इस हवाले से भी कोई फैसला हुआ है? और आगा सलमान की मौजें लगी हुई हैं, क्या वो अब 2 फॉर्मेट्स के कप्तान बनने जा रहे हैं? ये क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, इस हवाले से मुकम्मल डिटेल के साथ आपके साथ बात करूंगा। कुछ खबरें और भी हैं, जैसे पाकिस्तान की क्रिकेटर जिन्होंने कोई वाहद परफॉर्मेंस दिखाई इंडिया के खिलाफ विमेन ओडीआई मैच में, सिद्रा अमीन, उनके खिलाफ आईसीसी ने एक्शन ले लिया है जी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर आपको ये भी बताऊंगा कि आईसीसी जो है उसने पाकिस्तान के प्लेयर के खिलाफ तो एक्शन ले लिया, लेकिन दूसरी जानिब साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से 2 प्लेयर्स की छुट्टी कर दी गई है। पाकिस्तान के 2 प्लेयर्स को रिलीज कर दिया गया है स्क्वाड से, क्यों और किस वजह से, इस पर भी बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात-शो, और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात यह है कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अभी ये मैच हुआ है पाकिस्तान वेमेन का और इंडिया वेमेन का, उसमें हमारी सिद्रा अमीन अकेली बेचारी, उन्होंने कुछ किया, वो भी चले, उन्होंने वो टीम के काम तो ना आया, लेकिन ऑब्वियसली उनका एक पर्सनल माइलस्टोन तो वो बना। लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ जो है वो आईसीसी को जो है वो हज़म नहीं हुई, और वो जो उन्होंने बल्ला ज़मीन पर दे मारा था, उसके ऊपर उनको जो है वो आईसीसी की तरफ से जो आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार पाया गया है, और उनको जो है जुर्माना आयद किया गया है उनके ऊपर, और उनका जो डीमेरिट पॉइंट है, 1 डीमेरिट पॉइंट उनको दिया गया है। तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान वेमेन क्रिकेट के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। और आपको पता है पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई सज़ा सुनानी हो ना, तो आईसीसी बहुत एक्टिव हो जाता है, बहुत एक्टिव हो जाता है, और फ़ौरन सज़ाएँ आती हैं, फ़ौरन जुर्माने आते हैं, फ़ौरन ख़बरें आती हैं। लेकिन जब आपने इंडिया को कुछ कहना हो तो वहाँ पे सर फिर दिल टूट जाते हैं आईसीसी के। आईसीसी का फिर वो जो है ना, वो हौसला हिम्मत नहीं पड़ती कि भाई इंडिया के खिलाफ इंडियन प्लेयर्स के खिलाफ कोई एक्शन लें, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए फिर आपको वो उनको हिसाब बराबर करना पड़ता है। यहाँ पे उन्होंने वो तो एक्शन लिया नहीं, वो टॉस वाला जो मामला हुआ था उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। बाय द वे, वो पाकिस्तान और इंडिया का जो हुआ था फाइनल, मैं तो भूल गया कि उसमें भी टॉस में एक ड्रामा हुआ था, आपको याद होगा एशिया कप में, कि वो अभी वो अंपायर उधर गए ही नहीं है, तो देखा ही नहीं उन्होंने, अंपायर ने अभी बोला ही नहीं है कि भाई कौन टॉस जीता है। और आपके सूर्या कुमार यादव ने कह दिया था कि वी बॉल फर्स्ट, तो उन्होंने पहले ही बॉल फर्स्ट का कह दिया, जबकि वहाँ पे भी कुछ ना कुछ लोगों ने पॉइंट्स उठाए थे कि भाई, मैं तो वैसे आपस की बात है, मुझे तो शकूक शुबात होते हैं टॉस वाली गेम के ऊपर, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कुछ पिचेस ऐसी होती हैं कि जहाँ पे टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं तो कहता हूँ कि इस सारी जो है ना मामले को ख़त्म करने के लिए, ये जो मैच रेफरी साहब टॉस करते हैं ना, जब वो टॉस नीचे गिरता है तो आपके पास इतने कैमरे होते हैं, वो ऊपर से एक कैमरा जूम इन करके दिखा दे कि भाई टॉस क्या है, लोगों को भी पता चले। ये क्या चीज़ है कि जी ये हर बार जो इस किस्म की ड्रामेबाजियाँ होती हैं और फिर लोग एतराज़ात उठाते हैं, और हमें तो खैर पता है कि टॉस के ऊपर भी बहुत सारी गेमें डलती हैं। तो इस पे माजी में भी बहुत सारे मामलात हुए हैं जी, इवन मैच फिक्सिंग के हवाले से भी, टॉस के हवाले से मामलात होते हैं, तो उसके ऊपर बाकायदा सट्टाबाजी होती है कि टॉस कौन जीतेगा। तो इस सारे मामले को अगर आईसीसी थोड़ा सा क्लियर कर दे और उसमें थोड़ा
मशीनों को ले आए इंसानी गलती को ख़त्म करने के लिए या शक को शुबात को रद्द करने के लिए, तो मेरे ख्याल में कोई इतना बुरा नहीं होगा। दूसरी जानिब दो प्लेयर्स ऐसे हैं जी उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, टीम मैनेजमेंट ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के स्क्वाड से बाहर कर दिया। पहले तो 18 रुकनी स्क्वाड इन्होंने पेश किया, तो उसमें लोगों ने कहा कि भाई 18 रुकनी 2 टेस्ट मैचेस के लिए, वो भी होम सीरीज़ में क्या ज़रूरत पड़ी थी आपको 18 रुकनी स्क्वाड अनाउंस करने की। अब 18 रुकनी अनाउंस कर दिया तो अब नई खबर ये आई है कि 2 लड़कों को टीम से बाहर कर दिया गया है। एक का नाम है आमिर जमाल, आपको पता है कि उसको टीम में बड़े अरसे से नज़रअंदाज किया जा रहा है और काफ़ी अरसे से उसके ऊपर जो है वो नज़र करम नहीं है। उसकी कुछ वजूहात, लोग कुछ सियासी वजूहात भी बताते हैं कि जी इसका कोई शर्ट का नंबर ये था या कैप के ऊपर ये लिखा हुआ था, तो इसकी वजह से इसको टीम से बाहर किया गया है। और उसके अलावा कुछ और भी वजूहात बताई जाती हैं, कुछ उसकी अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से भी वजूहात हैं। आमिर जमाल और दूसरे हैं फैसल अकरम, ये बेचारा तो भाई इसको आपने शामिल करना था तो शामिल करते, नहीं करना था तो ना करते। वो यंगस्टर के लिए ये थोड़ी सी ना वो हो जाती है बात, डिस्करेजमेंट की बात हो जाती है, डिस्करेज हो जाता है। तो आपको अपने यंगस्टर्स को इनकरेज करना चाहिए रादर कि आप उसको स्टार्ट ऑफ द कैरियर में डिस्करेज करें। पहले उसको टीम में शामिल किया, फिर उसको टीम से निकाल दिया, तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादती है। बहरहाल इसकी वजह ये बताई जा रही है कि इन प्लेयर्स को क्योंकि प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनना था, पिचेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली हैं और ऑलरेडी पाकिस्तान जो है वो 3 स्पिनर्स के साथ जा रहा है, जिसमें आपको पता है कि एक अब आसिफ आफरीदी भी शामिल हो गए हैं, जो कि 38 साल 39 साल आसिफ आफरीदी को टीम का हिस्सा बनाया गया। उस पर अलग से बहुत सारा क्रिटिसिज्म हो रहा है, लेकिन उसको टीम का हिस्सा बनाया गया है। जो हमारे फैसल अकरम है, जो यंगस्टर है, जो आपकी क्रिकेट का फ्यूचर है, उनको टीम से बाहर कर दिया गया। इससे अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारी क्रिकेट में जो पिक एंड चूज़ वाला मामला है ना, कि जिसके ऊपर आपका दिल आ गया, फिर आपको उसके साथ खून माफ़ हो जाते हैं, आप कहते हैं कि जी ये कोई मसला नहीं है, ये कोई भी मसला नहीं है, ये इसकी फिर आपको अच्छाइयाँ नज़र आती हैं, और जो आपके वो उसमें से निकल जाता है उसकी फिर आपको बुराइयाँ नज़र आती हैं कि ये इसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, फिटनेस के मसाइल हैं, और फिर आखिरी जवाब ये आ जाता है कि भाई हमने इनको, क्योंकि ये प्लेइंग 11 का तो हिस्सा बन नहीं रहे, तो हम तो बहुत स्पिन फ्रेंडली पिचेस बना रहे हैं, हम फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर तो हमने रखना ही नहीं है, अगर रखा तो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर रखेंगे, तो उसके लिए वो आसिफ आफरीदी बेहतर चॉइस हैं, और साथ में आपको पता आगा सलमान की चॉइस भी आपके पास मौजूद है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि यार ये इधर वेले बैठे रहेंगे तो इनको जो है वो रिलीज़ करते, ताकि ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का मैच तो खेलें ना, जाके कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी खेलें और अपनी परफॉर्मेंस वहाँ पे इम्प्रूव करें, अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव करें। ये किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर यही आपने करना था तो आपको पहले से डिसीजन ये कर लेना चाहिए था कि हमें क्या हमारी प्लानिंग है, क्या हमारी सोच है, उसके तहत हमने ये टीम सेलेक्ट करनी है। और आप 16 रुकनी टीम ही 15 रुकनी या 16 रुकनी स्क्वाड अपना ऐलान करते, इन लड़कों को खेलने देते आप कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी पहले ही। अब आप सेलेक्ट करके जब भिजवाते हैं ना तो फिर खबर बनती है, और ख़बर जब बनती है तो वो उन तक पहुँचती है, तो फिर वो डिस्करेज होते हैं कि यार हमारे साथ ज़्यादती हुई है। बहरहाल अब बात कर लेते हैं जनाब हम बाबर आजम के हवाले से। बाबर आजम के हवाले से बहुत से सवालात अब भी लोगों के जहनों में है कि बाबर आजम T20 क्रिकेट में कब वापसी कर रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम अब टेस्ट में तो वापस आ रहे हैं, आपको 2 टेस्ट मैचेस में वो लगातार खेलते हुए पाकिस्तान की तरफ से नज़र आएंगे। उसके बाद फिर वो आपको ODI सीरीज़ में भी खेलते हुए नज़र आएंगे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वो ODI सीरीज़ में भी पक्के हैं। फिर आगे श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान ने 3 ODI मैचेस खेलने हैं, उसमें भी वो टीम का हिस्सा है। ऑब्वियसली वाइट बॉल टीम का ODI का वो एक पक्का मुसम्मम हिस्सा है। तो प्रॉब्लम क्या है, लोग कहते हैं, जानना चाहते हैं, क्योंकि ये 3 और 6 ODI ख़त्म होंगे तो आगे तो फिर भाई T20 की भरमार है, क्योंकि आगे T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है। और लोगों का असल मसला ये है, बाबर आजम के क्रिकेट फैंस का असल मसला ये कि बाबर आजम T20 में कब आएंगे, वो T20 टीम का कब हिस्सा बनेंगे। मोहम्मद रिजवान की क्या T20 क्रिकेट में वापसी होने जा रही है। तो जनाब खबरें ये आ रही हैं कि ये दोनों जो हैं अब इनको कंसीडर ज़रूर किया जा रहा है। अब ये नहीं है कि इनको कंसीडर नहीं किया जा रहा। जो पाकिस्तान का बैटिंग कोलैप्स हुआ है
एशिया कप में 2-3 मैचेस में लगातार जिस तरह से पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर कोलैप्स किया है, और ख़ास तौर पे मोहम्मद हारिस की जो परफॉर्मेंस है उसकी वजह से मोहम्मद रिजवान के ऊपर भी सोच विचार की जा रही है कि क्या वो नंबर 5 नंबर 6 के ऊपर खेल सकते हैं। मतलब लंबी रेस का घोड़ा जो है वो मोहम्मद हारिस को कंसीडर नहीं किया जा रहा, तो ये भी सोचा जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान अगर 5वें छठे पे आ जाएं, और जो श्रीलंका की कंडीशंस हैं वो भी स्पिन फ्रेंडली हैं, वो भी उसी तरह की हैं जैसे यूएई की, ऑब्वियसली जैसे पाकिस्तान की कंडीशंस होती हैं, तो यहाँ पर स्पिन बॉलर्स की से रहती है, तो जो बल्लेबाज स्पिन बॉलिंग को अच्छा खेलते हैं मिडिल ऑर्डर में आके उनको ज़रूर कंसीडर किया जाएगा। इसमें मोहम्मद रिजवान की बात भी हो रही है, इसके अलावा आज़म खान की बात भी हो रही है, उनको भी दोबारा टीम का हिस्सा बनाने की कुछ कोशिशें जारी हैं और इस हवाले से खबरें भी फैलाई जा रही हैं कि उनके बारे में बात हो रही है। लेकिन बहरहाल मोहम्मद रिजवान इज़ नाउ इन अंडर कंसिडरेशन, उनके बारे में ज़रूर गौर हो रहा है सिलेक्शन कमेटी में कि उनको किस तरीके से पाकिस्तान के T20 सेटअप का दोबारा हिस्सा बनाया जा सकता है, क्योंकि टॉप ऑर्डर में तो ना अब मतलब ओपनिंग में तो ना बाबर आजम की वापसी हो सकती है। हालांकि माइक हैसन ने ये कहा था कि बाबर आजम अगर वापस आएंगे तो ओपनर के तौर पे वापस आएंगे, लेकिन आपके जो मिडिल ऑर्डर ने आपको डिसअपॉइंट किया, नंबर 3 पे आपको साइम अयूब ने डिसअपॉइंट किया, तो अब इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो उसकी जो सिलेक्शन कमेटी है वो कंसीडर कर रही है कि बाबर आजम को भी वापस लाया जाए। ये मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि बाबर आजम की वापसी के इम्कानात बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या बाबर आजम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज़ का हिस्सा बन सकते हैं। देखिए कम इम्कानात हैं उनके जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज़ में आने के, लेकिन इम्कानात अभी भी मौजूद हैं। बट वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? वो डिपेंड करते हैं बाबर आजम क्या फ्लो में वापस आते हैं, बाबर आजम क्या टेस्ट क्रिकेट में कोई अच्छी इनिंग्स, कोई तगड़ी इनिंग्स, पाकिस्तान में कोई सेंचुरी, बड़ा अरसा हो गया टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम ने सेंचुरी नहीं बनाई, ओडीआई में सेंचुरी नहीं बनाई, तो क्या बाबर आजम दोबारा फॉर्म में, दोबारा अपने रिदम मोमेंटम में हमें आते हुए नज़र आते हैं? जो उनमें कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रही थी स्पिन बॉलिंग को लेकर के, वो देखी जाएंगी कि ये जो टर्निंग ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं इस पे ऑब्वियसली कशफ महाराज भी हैं, वहाँ पे स्पिन बॉलिंग की ऑप्शंस साउथ अफ्रीका के पास भी मौजूद हैं, तो उनके अगेंस्ट बाबर आजम किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं ये भी देखना पड़ेगा। स्पिनर्स के अगेंस्ट बाबर आजम के जो इश्यूज हैं क्या वो रिजॉल्व हुए हैं, बाबर आजम क्या फ्लो में नज़र आते हैं, बाबर आजम क्या कोई टेस्ट मैचेस में कोई एक आध सेंचुरी कर जाते हैं, तो फिर ऐसा लगेगा कि उनके लिए सेलेक्टर्स के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। फिर वो उस सूरत में साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में भी बाबर आजम को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इसमें इसके चांसेस इसलिए कम है कि T20 स्क्वाड अभी अनाउंस हो जाएगा कुछ अरसे में, यानी ये टेस्ट सीरीज के बीच में ही अनाउंस हो जाएगा। तो अगर पाकिस्तान के टेस्ट सीरीज के आगाज़ में ही T20 स्क्वाड का ऐलान हो जाता है तो फिर शायद बाबर आजम उस स्क्वाड का हिस्सा ना हो, लेकिन ओडीआई स्क्वाड में बाबर आजम आपको अगले साउथ अफ्रीका के खिलाफ ज़रूर नज़र आएंगे, और इस पे नज़र रहेगी सिलेक्टर्स की कि क्या वो ओडीआई और टेस्ट मैचेस में कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई कपल ऑफ सेंचुरीज इन बोथ फॉर्मेट अगर हो जाए, एक इधर हो जाए एक उधर हो जाए, और कोई हमें नज़र आए कि बाबर आजम ने अपनी परफॉर्मेंस को बहुत इंप्रूव किया है। बाय द वे उन्होंने पिछले 1.5-2-3 महीने से बहुत प्रैक्टिस की है, अब भी वो खासी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ख़ासतौर पे स्पिन बॉलर्स के अगेंस्ट वो तगड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लग रहा है कि उनको भी एक चैलेंज दरपेश है T20 क्रिकेट में वापसी का, और वो वापसी चाह रहे हैं, और ऐसे तो मोहम्मद रिजवान भी वापसी चाह रहे हैं। तो ऐसी सूरत में बाबर आजम जो हैं उनको कंसीडर ज़रूर किया जा रहा है, बट कुछ शर्तें ज़रूर हैं जो मैंने आपको बताया कि ओडीआई में भी उनकी परफॉर्मेंस पे नज़र रखी जाएगी और टेस्ट में भी परफॉर्मेंस पे नज़र रखी जाएगी। और अगर बाबर आजम परफॉर्म करते हैं, इन द मीनवाइल स्क्वाड का ऐलान हो जाता है और बाबर आजम T20 स्क्वाड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका कंसीडर नहीं होते, तो वो फिर आगे चल के जो है वो बाबर आजम को ट्राई नेशन सीरीज़ में बाबर आजम की वापसी ऐन मुमकिन है, बहुत मुमकिन है, बहुत चांसेस हैं, बट ऑल डिपेंड्स ऑन हिज परफॉर्मेंस इन द अपकमिंग इनिंग्स जो उनको मिलने जा रही हैं, जिसमें बाबर आजम को मौका एक और मिल रहा है कि बाबर आजम जो है वो उन इनिंग्स में किस किस्म का
परफॉर्म करते हैं। बहरहाल अब बात कर लेते हैं मोहम्मद रिजवान की कप्तानी के हवाले से। देखिए ओडीआई में मोहम्मद रिजवान की कप्तानी के हवाले से ये बात हो रही थी कि उनको कप्तानी से हटा दिया गया है और आगा सलमान जो है वो अब फ्यूचर के कप्तान होंगे। तो अब खबर ये है कि अभी तक पीसीबी ने इस हवाले से कोई कंफर्म फैसला नहीं किया। दे आर स्टिल थिंकिंग ऑन इट, और ऐसा भी मुमकिन है कि मोहम्मद रिजवान को ही कप्तानी दे दी जाए ओडीआईज की। मोहम्मद रिजवान ही ओडीआईज के कप्तान रहें, और उसकी वजह आपको मैं बता देता हूं कि टी20 में जो कप्तानी इस वक्त कर रहे हैं आगा सलमान, अगर वो कप्तानी बहुत अच्छी होती और अगर पाकिस्तान एशिया कप जीत जाता तो ये कंफर्म था कि एशिया कप के फ़ौरन बाद ही ये अनाउंस हो जाता कि मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से हटा दिया गया है और आगा सलमान को कप्तान बना दिया गया है ओडीआई का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब आगा सलमान भी कोई मोहम्मद रिजवान से मुख्तलिफ कप्तानी करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, और वो उसी तरह की, जिसको आप कहते हैं ना, क्लूलेस किस्म की कप्तानी हमें उनकी जानिब से देखने को मिली है। और फिर पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल भी हार गया। ये अलग बात कि पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहुंचा, ये अलग, हम तो दुखी हैं इंडिया से हारने की वजह से, लेकिन ये अलग बात है कि पाकिस्तान भले हार गया है लेकिन फाइनल में तो पहुंचा है ना, और सेकंड बेस्ट टीम सर पाकिस्तान बन गया है अफगानिस्तान के बाद। तो इस वजह से वो उनकी कप्तानी थोड़ी सी बैक फुट पे चली गई, वरना वो बड़े फ्रंट फुट पे खेल रहे थे। एक वक्त तो ये भी था कि कहा जा रहा था कि उनको तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दिया जाएगा, लेकिन अब ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। फिलहाल यही चांसेस हैं कि मोहम्मद रिजवान कप्तान रहेंगे, लेकिन टी20 में आगा सलमान का सिक्का सर अभी भी चल रहा है। और ख़बरें ये आ रही हैं, कुछ सोर्सेज, कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स भी ये दावा कर रहे हैं कि जनाब ये जो आगा सलमान है ये पक्के कप्तान हैं, ये इनकी कप्तानी नहीं जा रही, पीसीबी इनसे कोई नाराज़ नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन चल रही है। बट लेट्स सी, जो कप्तानी उन्होंने दिखाई है, वो कहते हैं ना, देग में से दो दाने निकाल के आपको पता चल जाता है कि ये देग किस तरह की बनी हुई है। तो हमें भी पता चल गया कि जितना कि इनमें कप्तानी में दमखम है, बस आप अब घसीटे जाइए इनको, जितना आगे घसीट सकते हैं घसीटे जाइए। इससे कुछ होने वाला नहीं है, इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि पता चल गया है कि मौसूफ जो हैं वो ख़ास तौर पे प्रेशर में बहुत बड़े मसाइल का शिकार होते हैं, और फिर उनकी अपनी बल्लेबाजी की जो परफॉर्मेंस है सर, उसके ऊपर भी तो सबकी नज़रें रहेंगी। क्या वो टेस्ट सीरीज़ में वो कुछ परफॉर्म कर पाते हैं? क्या वो अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ कप्तान रहते हैं टी20 सीरीज़ में, तो वहाँ पे वो क्या परफॉर्मेंस देते हैं भाई बल्ले के साथ टी20 में? और कप्तानी में भी पाकिस्तान क्या साउथ अफ्रीका को टी20 सीरीज़ हरा पाएगा? वो टेस्ट सीरीज़ में तो आप अपना गेम चला लेंगे, लेकिन टी20 सीरीज़ में ऐसा कुछ मुमकिन नहीं है आपके लिए। तो आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा, बतौर कप्तान भी, बतौर बल्लेबाज भी। बहरहाल ये आज की अहम तरीन खबरें थीं, इस पर अपनी राय दीजिएगा नीचे कमेंट्स में। बाबर हयात को इजाज़त दे दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।